मित्रों, उद्भव एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी अदिश राशि और सदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि का निरूपण कैसे किया जाता है, ये बात हम लोग कर चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जो अपने सिलेबस में मेंशन कर रखा है गति के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे गति और इंग्लिश में बोलते हैं इसको मोशन। अब देखिए गति क्या है। गति का सामान्य अर्थ सभी समझते हैं कि हम लोग जब भी किसी स्थिति में परिवर्तन करें, भाई मैं यहां खड़ा हूं या कोई व्यक्ति यहां खड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति यहां खड़ा है और कुछ समय बाद वो इस जगह पर आ जाए, तो यहां से यहां तक वो समय के सापेक्ष, समय आगे बढ़ेगा। यहां पर शुरुआत की, यहां से चलना उसने, फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाते जा रहा है और समय के साथ साथ वो अपनी स्थिति यहां से कहां पे ले आया, यहां पर। तो उसने यहां पर इतनी लंबाई तय की, ये पथ की लंबाई, और किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। इसका मतलब गति का मतलब ये होता है कि जब भी कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है और अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, स्थिति में परिवर्तन करता है किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, तो वहां क्या कहलाता है, गति। ठीक है। तो इसकी परिभाषा मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अपने YouTube के जो चैनल है वहां पर आपको लिंक मिलेगा और लिंक में आपको जो प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों को, लिखे हुए पूरी परिभाषा वगैरह समझना हो तो और भी अच्छे से, है ना। मैं सारा प्रयास यहीं पे करूंगा, लेकिन किसी को बाद में नोट्स के थ्रू देखना हो तो नोट्स भी अवेलेबल है। तो हम लोग बात करेंगे कि गति के अंदर कि भाई जब भी कोई स्थिति में परिवर्तन, समय के सापेक्ष स्थिति में बदलाव जो होता है, तो व्यक्ति किसमें होता है, गति में होता है, या फिर वह भौतिक राशि किससे संबंधित रहती है, गति से संबंधित रहती है। तो हम लोग बात कर सकते हैं कि यहां पर गति का मतलब समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन, समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है, गति कहलाता है। इसके बाद गति के बाद हम लोग बात करेंगे कि भाई देखो गति तो एक चीज होती है विराम। विराम का मतलब क्या होता है, विराम अवस्था का मतलब क्या होता है कि जब भी समय तो आगे बढ़े, समय को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बोले हम लोगों की गति रुक जाएगी, हम लोग बैठे रह जाएंगे, लेकिन समय का निहित कर्तव्य है कि वो हमेशा क्या रहता है, समय आगे बढ़ता जाता है ना। तो याद रखें कि विराम अवस्था क्या होती है। विराम अवस्था वो होती है जिसमें समय तो परिवर्तित होता है लेकिन स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, वह क्या कहलाती है, आपके विराम अवस्था। ठीक है। तो गतिशील अवस्था का या गति का मतलब क्या है कि जब भी कोई वस्तु या व्यक्ति की स्थिति में परिवर्तन हो, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, तो वहां आपको वहां क्या कहलाएगा, व्यक्ति किसमें है, गति में है। ठीक है। ये बात आपको इतनी सी ध्यान रखनी है। फिर हम लोग बात करेंगे कि जब गति की बात कर ली हम लोगों ने, तो भाई ये गति जो है वो कहां अपने क्या क्या उसके अंदर टॉपिक करा रहे हैं। तो याद ध्यान रखें हम लोग कि यहां पर जो है हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे कि भाई हम लोगों ने बात की कोई व्यक्ति यहां से यहां तक जाता है, तो ये पथ यहां से यहां तक, इस बिंदु से इस बिंदु तक इतनी लंबाई तय करता है। तो इस लंबाई को हम लोग दो अलग अलग नामों से जान सकते हैं। या तो जान सकते हैं दूरी से, और एक शब्द और बोलते हैं विस्थापन। अब ये दोनों शब्द कभी कभार तो एक जैसे ही होते हैं और कभी कभी अलग भी रहते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग दो शब्दों के बारे में जान लिया, एक तो है दूरी और एक विस्थापन। क्या होता है कि जब भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो दो बातें हो सकती है। स्थिति का मतलब दो बातें हो सकती है, एक तो हो सकता है दूरी और एक हो सकता है विस्थापन। दोनों स्थिति से संबंधित शब्द है। तो हम लोगों को बात करनी है यहां पर, सबसे पहली बात करेंगे, इस तरह से हम लोग विभाजित कर देंगे।
और इस साइड में आपको मैं समझाता जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं दूरी। ठीक है, दूरी को हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। ठीक है, और एक होता है विस्थापन। ठीक है, विस्थापन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और ये हो गया आपके डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए दूरी क्या होती है। दूरी का मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, वो बिंदु ए से चलना स्टार्ट करता है और बी तक जाता है। तो ए से बी तक जाना है, तो इसके लिए जो रोड दे रखा है वो इस तरह का है। ठीक है, इधर बहुत सारा पानी है। ठीक है, इस तरफ ये सारा पानी है। अब तो वो व्यक्ति किस तरफ से जाएगा? जब ए से बी तक जाना है तो इस रास्ते का अनुसरण करेगा, इस पथ पे जाएगा, क्योंकि ए से बी तक पहुंचना है उसको। ये शुरुआती बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है। ठीक है, ए से इस रास्ते से होते हुए बी तक जाएगा। ठीक है, तो ये वास्तविक पथ हुआ। भाई पानी में से जाएगा नहीं, ठीक है, वो इसी में से जाएगा, इस रास्ते पर ही जाएगा, इस सड़क पर ही जाएगा। ठीक है, तो वास्तविक पथ पर चला व्यक्ति। किस पर चला? वास्तविक पथ पर। इसका मतलब दो बिंदुओं के मध्य वास्तविक पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। वास्तविक पथ की लंबाई। ठीक है, तो हम लोग बात कर देंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, दो बिंदुओं के मध्य वास्तविक पथ की लंबाई। ठीक है, दो बिंदुओं के मध्य वास्तविक पथ की लंबाई आपकी क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। ठीक है, इसी प्रकार इसके अंदर जो बात करेंगे हम लोग, विस्थापन क्या होगा? तो ए से बी तक के बीच में विस्थापन। तो विस्थापन का मतलब होता है सीधी दूरी, दो बिंदुओं के मध्य सीधी दूरी। अब तो सीधी दी है नहीं, ये तो हर तरह से घुमावदार पथ है। तो सीधी दूरी ए से बी तक बिल्कुल सीधी और सबसे न्यूनतम दूरी, सीधी और सबसे न्यूनतम दूरी। तो देखो न्यूनतम या सीधी दूरी ये कहलाएगी आपकी। भले ही आप लोग ये पानी पे जा रही है, लेकिन ये कई बार काल्पनिक भी होती है और कई बार वास्तविक। विस्थापन ध्यान रखना, विस्थापन कई बार काल्पनिक भी होता है, कई बार वास्तविक भी हो सकता है ना। तो सीधी दूरी, सीधी दूरी। अब इस पे चलेगा नहीं व्यक्ति, इसका मतलब क्या हो गया? काल्पनिक हो गया, एक तरह से क्या हो गया? काल्पनिक। ठीक है, लेकिन ये क्या माना जाएगा? ए से बी तक का विस्थापन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? विस्थापन माना जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं दो बिंदुओं के मध्य वास्तविक पथ की लंबाई। ठीक है, वास्तविक पथ की लंबाई क्या कहलाई? दूरी कहलाई। और विस्थापन क्या कहलाया? दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी, दूरी कहेंगे, न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगी? आपके विस्थापन कहलाएगी। अब हम लोग बात करते हैं विस्थापन और दूरी के बारे में। अगला पॉइंट लिखते हैं कि भाई दूरी और विस्थापन के बारे में अगला बिंदु क्या होगा? तो ध्यान देना, दूरी जो है वो व्यक्ति द्वारा चले गए वास्तविक कदम है। ठीक है, तो दूरी जो है वो हमेशा धनात्मक रहेगी। तो दूरी के बारे में बात करते हैं। दूरी सदैव धनात्मक होती है, सदैव धनात्मक। भाई आप लोग बोलते हो मैं 1 किलोमीटर, भाई यहां से यहां तक, यहां से शुरुआत की और यहां से यहां तक ए से बी तक गया और वापस बी से ए तक आया, तो यहां 2 किलोमीटर चल दिया और 2 किलोमीटर यहां चल दिया। तो ए से बी और बी से ए, तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो ये होता है कि हम लोग कहीं जाके आए, वापस आ गए, तो कुल पथ की लंबाई जुड़ेगी। भाई मैं 4 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर गया। ठीक है, तो वो तो होगी दूरी। तो दूरी सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। लेकिन जो विस्थापन है ये
धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। कैसे, इसके बारे में बात करते हैं ना। तो धनात्मक का मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई व्यक्ति है, शुरुआत की उसने ए बिंदु से और वहां बी तक आया, तो ये शुरुआत का बिंदु है, यूं बढ़ेगा तो उसके कदम बढ़ते जाएंगे, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, ठीक है। तो इसका मतलब कदम बढ़ते गए तो कदम जुड़ते गए, तो धनात्मक हो गया। लेकिन व्यक्ति जब विपरीत दिशा में जाता है तो धीरे 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 कदम क्या होते जाते हैं वापस, इसके सापेक्ष क्या मानना पड़ेगा भाई, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। अब देखो जाने की दिशा इस तरफ, तो इधर धनात्मक दिशा हो गई, तो वापस विपरीत आ रहे हैं हम लोग, तो विपरीत में क्या हो जाएगा, क्या माना जाएगा, ऋणात्मक माना जाएगा। क्या माना जाएगा, ऋणात्मक। और यहीं से बात पता चल रही है कि जो विस्थापन है वो मैंने आपको पहले बता चुका हूं, विस्थापन जो है वो एक सदिश राशि है, इसलिए यह दिशा पर निर्भर करेगा। तो यू जाने की दिशा धनात्मक, तो आने की क्या हो गई, ऋणात्मक। अब वापस ये विपरीत दिशा में मुड़ा, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, तो वापस जितने कदम चला उतने कदम वापस विपरीत दिशा में आ गया। इसका मतलब कुल कदम कितने हो गए, वापस 0 हो गए। 3 कदम इधर बढ़ा तो 3 कदम वापस पीछे बढ़ा, तो कुल जोड़ोगे आप कुल विस्थापन, तो कुल विस्थापन कितना हो गया, 0। जाने का विस्थापन धनात्मक तो धनात्मक, आने का विस्थापन ऋणात्मक तो ऋणात्मक, और कुल विस्थापन जोड़ोगे इधर का और वापस इधर का, तो धनात्मक और ऋणात्मक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और 0 भी होता है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसका अगला गुण, ठीक है। तो अगला गुण है, अगला विभाजन है इन दोनों के मध्य, ये जो है वो अदिश राशि है। अभी बात की थी अदिश राशि, क्या है ये, अदिश राशि। लेकिन ये जो है ये कहलाएगा आपके सदिश राशि। इसका गुण क्या कहलाएगा, सदिश राशि। फिर हम लोग बात करते हैं इनके मात्रक के बारे में। तो देखो ये पथ की लंबाई है, पथ की लंबाई है, दूरी भी पथ की लंबाई है, विस्थापन भी पथ की लंबाई है। इसका मतलब लंबाई हमेशा किसमें मापते हैं हम लोग, किसी भी पथ की लंबाई, अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अंदर हम लोग क्या लेते हैं, एसआई यूनिट जो है वो इसकी क्या होगी, मीटर। इसकी भी एसआई यूनिट जो है वो क्या कहलाएगी, मीटर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये कुछ एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं, खासकर ये सेकंड वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पॉइंट पे ज्यादा फोकस करना। फिर हम लोग बात करते हैं अगला कि भाई जब दूरी और विस्थापन की बात कर ली, तो एक छोटा सा एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको समझना पड़ेगा इसमें। एक एग्जाम्पल लेते हैं, हालांकि कह सकते हैं कि 90% इस तरह का क्वेश्चन अपने नहीं आएगा, लेकिन 10% की संभावना मान सकते हैं। तो देखिए एक व्यक्ति जो है वो बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, कहां से, बिंदु ए से, और वो यूं आता है, ठीक है, और वापस यूं चला जाता है, ठीक है। ये इसका उदाहरण थोड़ा सा बदलता हूं मैं। एक व्यक्ति जो है वो वृत्ताकार पथ पर चल रहा है, किस पर चल रहा है, ये उदाहरण आपको मैं क्वेश्चन के रूप में कराऊंगा आगे से, उदाहरण के तौर पर बात कर रहा हूं। एक व्यक्ति जो है वो चलना स्टार्ट करता है वृत्ताकार पथ पर, कहां पर, वृत्ताकार पथ पर। तो वो यहां से चलना प्रारंभ करता है बिंदु ए से चलेगा और वापस यूं आ गया, और मान लीजिए इस पथ की त्रिज्या है 5 मीटर, कितनी है, 5 मीटर। तो दूरी कितनी होगी, पूर्ण चक्र में तय दूरी, तो दूरी बराबर हो जाएगी 2πr। आपको पता है कि एक वृत्त की परिधि जो होती है वो 2πr होती है,
ठीक है। तो 2 पाई आर है त्रिज्या, तो त्रिज्या हो गई 5, तो याद आएगा 10 पाई मीटर। ठीक है। लेकिन पूर्ण चक्र में विस्थापन, पूर्ण चक्र में विस्थापन की बात करें तो विस्थापन जो हो जाएगा वो हो जाएगा, विस्थापन की बात करें तो विस्थापन हो जाएगा पूरे चक्र में, कहां से चला, ए से चला, वापस कहां पर आ गया, ए पर। तो भाई न्यूनतम दूरी तो ए से वापस ए पर, भाई जहां से चला वहीं पर आ गया, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है।